नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज एक ऐसे ज्योतिषीय विषय को लेकर के जो अपने आप में एक बिल्कुल नया और अनोखा विषय है। इस बार थोड़ा वीडियो डालने में विलंब हो गया और कई लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा भी कि क्या बात है, बहुत दिन से वीडियो आपकी नहीं आ रही है। तो आप जानते हैं मैं कोलकाता में था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन एक बिल्कुल अलग टॉपिक, बिल्कुल एक अलग विषय है ये और बहुत ही रोचक विषय है। आराम से देखिए, बड़ा आनंद आने वाला है आपको। अब ये एक ऐसा विषय है, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके पास उनका डेट ऑफ बर्थ, समय ये कुछ नहीं होता है, लेकिन वो किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी मुझे ये बताइए कि मुझे अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करना है और मेरे पास उनकी कोई जन्म की तारीख इत्यादि नहीं है, तो कुंडली का मिलान कैसे करेंगे या कैसे हम ये जान सकते हैं कि ये विवाह श्रेष्ठ होगा या नहीं होगा, ये विवाह संतान। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि कुंडली में जब हम कुंडली मिलान करते हैं, जब अष्टकूट मिलान करते हैं, और हमारी चर्चा भी इसी विषय पे हो रही है अभी, तो उस अष्टकूट मिलान में हम देखते हैं कि दांपत्य जीवन में तालमेल कैसा रहेगा। अब किसी के पास है ही नहीं यदि जन्म तारीख इत्यादि, तो कैसे देखेंगे? तो उसके लिए भी शास्त्र में एक तरीका है। वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रश्न कुंडली बताएगी कैसा होगा आपका विवाह। प्रश्न कुंडली से आप देख सकते हैं कि संतान होने वाला अच्छा होगा या विवाह के बाद संतान खराब होने के योग हैं, या लड़का लड़की में दोनों में किसी की आयु कम तो नहीं है, या दोनों के जीवन में परेशानी आएगी कि नहीं आएगी, या उत्तम विवाह कैसा होगा नहीं होगा, इत्यादि इन सब विषयों की जानकारी आप यहां प्रश्न कुंडली से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पे जो विद्वान जो हैं, जो प्रश्न कुंडली के जो हमारे विद्वान हैं, उनका कुछ मत है। यहां पे टोटल मैंने 8 पॉइंट लिख रखा है और 8 आपको आज मैं इस पे समझाऊंगा, एक एक करके समझिएगा, बड़ा आनंद आने वाला है। तो चलिए बिना विलंब किए चलते हैं। सबसे पहले क्या कहा प्रश्न कुंडली के जानकारों ने? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रश्न लगन से पंचम भाव पाप ग्रह हो तो संतान हानि होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया किसी ज्योतिषी के पास में और कहा कि आप बताइए देख करके, ये लड़के का नाम, ये लड़की का नाम है, विवाह कैसा होगा। उस समय पर कुछ भी नहीं करना है, उसी समय का उस समय जो आपके पास जितने बजे वो व्यक्ति आया है, प्रश्न कुंडली बना लीजिए। और पहला बिंदु क्या कहा कि पंचम भाव में मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो पंचम भाव में चाहे कोई भी राशि आए, यदि बोला पापक ग्रह बैठे हों तो संतान हानि। मान लीजिए यहां राहु बैठे हों, शनि बैठे हों, केतु बैठे हों, मंगल बैठे हों, सूर्य बैठे हों, हालांकि सूर्य की स्वराशि है ये, फिर भी वो परेशानी देंगे। और यदि उस ग्रह पे, पापक ग्रह पे किसी दूसरे पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो समझिए कि और भी बेकार। तो पहला बिंदु यही है कि यदि पंचम भाव में प्रश्न कुंडली के यदि कोई पापक ग्रह है तो विवाह के बाद जो है संतान हानि होगी। यानी जातक को संतान तो होगा, लेकिन वो संतान बार बार उसका खराब हो जाएगा। तो ये पंचम भाव से। अब अगला हमारा बिंदु क्या है? अब अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है? तो कहा कि सप्तम में पाप ग्रह हो तो कन्या की हानि। यदि कोई व्यक्ति पूछने आया है अपने पुत्र के विवाह के बारे में, तो सप्तम भाव में यदि कोई पापक ग्रह है, कौन से? तो सेम यही जो मैंने यहां पे आपको लिखा था। मान लीजिए शनि देव बैठे हों, राहु देव बैठे हों, केतु देव बैठे हों, सूर्य बैठे हों, मंगल बैठे हों, तो क्या बोला कि कन्या की हानि। यानी कि ये अच्छा नहीं है, कन्या पक्ष के लिए ये अच्छा नहीं है, कोई ना कोई अनहोनी होने की यहां पे संभावना
बन रही है। तो सप्तम भाव में प्रश्न कुंडली में पाप ग्रह का होना, पंचम भाव में होना संतान की हानि को दिखाएगा, और सप्तम भाव में होना जो है वो कन्या की हानि को दिखाता है। तो सप्तम भाव में पापक ग्रह का होना भी ठीक नहीं माना गया है। तीसरा बिंदु क्या कहता है कि लग्नगत पाप ग्रह हो तो वर की हानि या अनिष्ट। लग्न में यदि पापक ग्रह हो, ये जितने भी पापक ग्रह मैंने यहां पे दिखाया था, वो यदि लग्नगत हो तो किसकी हानि? वर की हानि। यदि कन्या के विषय में, कन्या के कुंडली लेके कन्या का पिता यदि किसी अनभिज्ञ ज्योतिष के पास आया है, तो यहां पे लग्न में यदि पापक ग्रह हो तो शास्त्र कहता है क्या कि वर की हानि। तो ये ठीक नहीं माना गया है। वहीं चौथा हमारा बिंदु है कि अष्टमस्त पाप ग्रह वर कन्या दोनों के लिए क्या है? तो अनिष्टप्रद है। अष्टम भाव, आज सुबह ही मैंने शॉर्ट वीडियो में ये बताया था कि अष्टम भाव में यदि पापक ग्रह बैठे तो दाम्पत्य को परेशान कर, दाम्पत्य जीवन में परेशानी लेके आते हैं, या दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थिति लगातार बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ये सप्तम भाव दाम्पत्य का है, तो अष्टम भाव जीवन साथी के वाणी का है। तो जीवन साथी कैसा होगा? कटुभाषी होगा, और दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का ये कारण बन जाएगा। किस स्त्री के कुंडली में ये अष्टम भाव जो है उसके सौभाग्य को हम देखते हैं, तो वहां पापक ग्रह का होना उसके सौभाग्य में भी हानि पहुंचाता है। तो यहां भी यदि राहु, केतु, मंगल, सूर्य, शनि, ये सारे ग्रह जो है अष्टम भाव में बैठे हों तो परेशान करते हैं। तो ये प्रश्न कुंडली में यदि अष्टम भाव में यदि इस प्रकार के ग्रह आए तो वर और कन्या वो दोनों के लिए क्या है? तो अरिष्ट प्रदान है, यानी कि अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं समस्याओं को दिखाने वाला है। अब आगे चलते हैं कि 6-8 में बलवान चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट न हो तो 8 वर्षों के भीतर वर कन्या का परम अनिष्ट होने की सूचना। एक बार फिर से सुनिए, 6-8 में यानी कि कुंडली के छठे में और 8वें भाव में, छठे में और 8वें में बलवान चंद्रमा हो, यानी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो, और जो है शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट न हो, माने कि शुभ ग्रह की दृष्टि से बृहस्पति की दृष्टि, बुध की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि यदि न पड़े तो 8 वर्ष के भीतर वर और कन्या का परम अनिष्ट होने की संभावना या सूचना। यदि ऐसे चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और छठे भाव में 8वें भाव में यदि बलवान चंद्रमा बैठे तो ये दिखाता है कि वर और कन्या दोनों का 8 वर्ष के भीतर भीतर कोई ना कोई अनिष्ट होने वाला है। तो ये ठीक नहीं है। आगे चले आते हैं, प्रश्न लग्न से 5वें भाव में गुरु बुध कन्या को उत्तम पुत्रों की प्राप्ति बताते हैं। अब सिर्फ खराब भी नहीं है, अच्छा भी। आप बोलेंगे सिर्फ आप खराब पॉइंट बता रहे हैं, अभी अच्छा पॉइंट क्या बोला कि प्रश्न लगन से 5वें भाव में, यानी यहां पे कौन हो? तो गुरु हो और बुध हो। यहां पे गुरु और बुध हो, तो क्या कहा कि यदि 5वें भाव में गुरु और बुध यदि हो तो ये क्या करते हैं? कन्या को उत्तम संतान की प्राप्ति दिखाते हैं, पुत्र संतान की प्राप्ति दिखाते हैं। तो यहां पे जो ये बुध और गुरु का योग है इसको श्रेष्ठ माना गया है। तो पंचम भाव में शुभ ग्रह का होना ये बहुत ही अच्छा बताया गया है। अगला पॉइंट क्या है कि प्रश्न लगन से कि शुक्र और पूर्ण चंद्रमा कन्या संतति की सूचना देते हैं। कौन कौन? तो कहा बुध और गुरु होंगे तो पुत्र संतति की या उत्तम संतति की यहां पे सूचना देते हैं। लेकिन यहीं पे कहा क्या कि यदि यहां पे शुक्र देव हो और चंद्र देव हो तो ये क्या करेंगे? तो पुत्री संतति यानी कन्या संतति की जो यहां पे सूचना देते हैं। पंचम भाव में यदि दो, क्योंकि ये दोनों स्त्री कारक ग्रह हैं, तो यहां यदि बैठेंगे तो पुत्री संतान होने की पहले जो संभावना काफी बन जाती है। अब देखिए प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप कितना कुछ देख सकते हैं, कितना बढ़िया हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। अगला पॉइंट, यदि शुभ ग्रह लग्न में हो तो वर को उत्तम स्त्री की प्राप्ति तथा सप्तम भाव में कन्या को श्रेष्ठ वर की प्राप्ति की सूचना देते हैं। कितना श्रेष्ठ बताया कि लग्न में यदि क्या कहा कि यदि लग्न में शुभ ग्रह हो, लग्नगत शुभ ग्रह हो, तो लग्न में शुभ ग्रह कौन कौन होंगे? मान लीजिए यदि लग्न में ही गुरुदेव बैठे हैं, शुक्र देव बैठे हैं, बुध बैठे हैं, ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा यदि बैठा है, यहां पे बलवान चंद्रमा यदि बैठा है, तो क्या कहा
कि वर को उत्तम स्त्री की प्राप्ति, यदि ये शुभ ग्रह लग्न में बैठे हो। ये शुभ ग्रह मतलब कौन? मतलब जो ये सारे शुभ ग्रह लग्न में बैठे हो तो वर को उत्तम स्त्री की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहां जो सारे ग्रह जो बैठेंगे उन सबकी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी, और सप्तम भाव दांपत्य का भाव है। जितने ही शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े उतना ही अच्छा, और जितने कम पाप ग्रह की दृष्टि पड़े उतना ही अच्छा। शुभ ग्रह की दृष्टि का पढ़ना सर्वश्रेष्ठ, और पाप ग्रह की दृष्टि का पढ़ना बहुत ही खराब माना गया सप्तम भाव पे। तो जितने शुभ ग्रह बैठेंगे उन सबकी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो जातक को जो है श्रेष्ठ कन्या की या श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति होगी। वहीं यदि इस स्त्री के कुंडली में क्या कहा कि कन्या को श्रेष्ठ वर की प्राप्ति, ये सारे ग्रह जो हैं जैसे कि गुरु हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा हैं और बुध हैं, ये सारे कुंडली के सप्तम भाव में यदि बैठे हो, या इनमें से 2 भी बैठे हो, 3 बैठे हो, 1 भी बैठा हो, और सारे के सारे बैठे हो तो अत्यंत श्रेष्ठ। तो ये सारे लग्न को देखेंगे तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है। यानी कि लग्न में जो भी ग्रह बैठे हो सप्तम को देखेगा, सप्तम में बैठे के लग्न को देखेगा, तो जातक को उत्तम वर या उत्तम वधु की प्राप्ति होने की पूरी यहां पे संभावनाएं बन जाती है। लेकिन वही कुंडली के सप्तम में, अष्टम में, पंचम में खराब ग्रहों का बैठना ठीक नहीं होता है। कुंडली के द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में भी, क्योंकि 12 से हम सैया सुख का विचार करते हैं, दाम्पत्य का, पति पत्नी का बेडरूम का हाउस होता है ये 12वां घर। तो वहां यदि कोई पाप ग्रह बैठे, कोई गर्म ग्रह बैठे, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं जातक जो है वो परेशान रहता है। द्वितीय भाव में भी यदि कोई पाप ग्रह बैठे तो सीधी उनकी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ती है, और अष्टम भाव पे पाप ग्रह का दृष्टि भी अच्छा नहीं माना गया है। दूसरे भाव से हम कुटुंब का विचार करते हैं तो दूसरे भाव में भी पाप ग्रह का बैठना कहीं ना कहीं कुटुंब के लिए कराता है। चौथे भाव में भी पाप ग्रह का बैठना क्या करेगा? पारिवारिक कलह कलेश को देने वाला होगा। लेकिन ये जो मुख्य बिंदु जी ये जो मैंने आपको बताया वो विशेष रूप पे आपको कुंडली में देखना है। यदि ऐसी स्थितियां बनती है तब परेशानी का कारक, और यदि ऐसे सुबह ग्रह यदि बैठे हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी व्यक्ति की कुंडली में आपने बनाया और लग्न में, चौथे में, पंचम में, सप्तम में, सब में शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह की दृष्टि ही पड़ जाए, अत्यंत श्रेष्ठ है। अब मान लीजिए कि पाप ग्रह भी बैठे हैं और शुभ ग्रह भी बैठे हैं, तो तब इसका निर्णय कैसे लीजिएगा? तो मध्यम फल, 50-50, 50% का फल। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, यदि कोई पाप ग्रह बैठे हैं यहाँ पे तो क्या इसका निदान नहीं है? बिल्कुल है। यदि आप देख लिए कि हाँ इस समय पापक ग्रह यदि ऐसे बन रहे हैं तो उन ग्रहों की शांति इत्यादि करा सकते हैं आप, उनकी पूजा पाठ करके उनसे श्रेष्ठ फल आप ले सकते हैं। पूजा पाठ एक ऐसा विधि है जिससे पूजा पाठ करने से भगवान की साक्षात कृपा मिलती है। तो पूजा पाठ का अपने में एक विशेष महत्व है, विशेष महत्व है, और पूजा पाठ करके बहुत सारे अनिष्टों से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। तो बीच बीच में यदि समय मिलता रहे आपको तो बीच बीच में नवग्रह इत्यादि शांति या हवन करवा लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जीवन सुचारू रूप से चलते रहता है। अब ये नहीं कि परेशानी आएगी तभी मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बीच बीच में नवग्रह इत्यादि पूजन करवाते रहना चाहिए, घर में हवन इत्यादि कराते हैं, घर का जो वातावरण है वो शुद्ध रहता है और घर में जो है उत्तम माहौल बना रहता है। तो छोटा सा विषय था लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय था। यकीन है आपको समझ में आया होगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए कि कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।